हेलो बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की नई क्लास। ये है 12th क्लास के लिए। तो 12th में आपको हिंदी के जो जनरल हिंदी है हमारी, उसमें आपको ग्रामर पोर्शन जो आता है वह उसमें कौन कौन से टॉपिक है उनमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा संधि। मैं संधि लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। संधि आपका जो बहुत जाना पहचाना टॉपिक होगा, सभी ने पढ़ा है। 6th क्लास से मोस्टली संधि स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते हैं। तो हमारी जो सीनियर क्लास है 12th, उसमें हम आज हिंदी की जनरल हिंदी में हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या है, उसके क्या भेद है, कौन कौन से है, कैसे संधि होती है, ये सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, हम बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं संधि की तरफ। संधि क्या होती है, सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो देख लेते हैं कि संधि क्या है। ठीक है, मान लीजिए जिससे दो फ्रेंड्स है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। आप इसे इसमें पाठ्यक्रम में नहीं लेना है कि हाँ दो फ्रेंड होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, दो फ्रेंड है, मान लीजिए उनमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलत फहमी हो रखी है, तो उनकी अलग अलग स्थिति है। ठीक है, उनके जो विचार है वो अलग अलग है, अभी बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन जब हम उनके बीच में समझौता कराते हैं, यानी कि हम उनको मिला देते हैं, जो उनकी गलत फहमियाँ थी हम उन्हें दूर कर देते हैं, मान लीजिए, तो क्या हो जाती है, उनके बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती क्या है, एक प्रकार की संधि है ना। क्या है, संधि। अब जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उनके जो दूर दूर रहने की जो प्रवृत्ति थी, अब वो एक हो गई है, क्योंकि उनके बीच में गलतफहमी दूर हो गई है। अब वो एक हो गए और उनके अंदर फ्रेंडशिप हो गई है। जो फ्रेंडशिप का जो भाव है वो एक होकर अब एक दोस्ती की साथ दोस्ती के रिश्ते में रहते हैं, यानी कि अब उनकी एक सोच हो गई है। अब एक तरह से दिखते हैं, वो एक साथ दिखते हैं, जहाँ दिखते हैं वहाँ एक साथ दिखते हैं। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि दो वर्ण आपस में मिलते हैं और फिर उनमें परिवर्तन हुआ, जैसे गलतफहमी के समय कुछ और स्थिति थी और जब उनके बीच में समझौता हो गया तो उनकी जो गलतफहमी वो परिवर्तित होके फ्रेंडशिप में बदल गई। तो ऐसे ही दो वर्णों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो बदलाव आता है, अच्छा या बुरा जो भी बदलाव होता है, वह क्या कहलाता है, वह संधि कहलाता है। ठीक है, तो संधि हम पढ़ेंगे, वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, जब हम बहुत छोटी क्लास में होते हैं, हम स्वर व्यंजन पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जहाँ स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे स्वर कहलाएंगे। ठीक है, और हमारे जो क वर्ग है, जो 25 व्यंजन होते हैं, कौन से, स्पर्श व्यंजन, वे सारे व्यंजन हैं। अंतस्थ है, ऊष्मीय है, ऐसे कई प्रकार के ऐसे वर्ण आते हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको व्यंजन भी बताऊंगी कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है, ये है हमारी संधि। ठीक है, दो शब्द या शब्दांश। ठीक है, शब्दांश यानी कि कोई शब्द के अंश। शब्दांश किसे कहते हैं, शब्द के अंश को कहते हैं, या किसी भाग को हम भाग भी लिख सकते हैं। दो शब्द या शब्दांश जब परस्पर, परस्पर का मतलब होता है आपस में, ठीक है, आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से वर्णों में जो परिवर्तन या वर्णों में जो विकार या विकार बोल सकते हैं, विकार या परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। उनमें जो बदलाव आता है, केवल मिलने से नहीं, मिल तो जाएंगे, मिलने के बाद क्या होगा, एक नया शब्द बनकर आएगा। ठीक है, वो नया शब्द बनकर आया तो उनके जो मिलने का जो बदलाव है, मिलने के बाद जो परिवर्तन आया है, उसे क्या कहेंगे, उसे संधि कहेंगे। उस परिवर्तन को संधि कहेंगे और उनके मेल को नहीं कहते हैं। ठीक है, दो पदों के मेल को तो समास कहते हैं जब मिल जाते हैं, लेकिन उनके मिलने पर, यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है, भाव प्लस अर्थ। अब भाव और अ दोनों को मिला के हमने क्या करा, यहाँ भावार्थ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो यहाँ तो अ है, व है यहाँ, और यहाँ अ है। अब इस व और अ को मिला दिया तो ये वा शब्द निकल कर आया है। तो ये वा क्या हो गया, परिवर्तित रूप आया। ये कौन सा आया, हमारा परिवर्तित रूप बनकर आया है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी
संधि कहलाएगी। अब संधि की शाब्दिक परिभाषा हम बोल सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से, परस्पर मेल से, परस्पर यानी कि केवल एक को नहीं मिलना है, दोनों जब आपस में मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, और संधि विच्छेद, देखिए मिलने को तो संधि कहते हैं, जो मिल गए हैं उनको तो संधि कहते हैं। अब जब जो संधि युक्त शब्द है जब उनको अलग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ भावार्थ लिखा, अब भावार्थ को हम अलग करेंगे, भाव प्लस अर्थ, तो ये अलग अलग हो गए, तो ये तो हो गया हमारा संधि युक्त शब्द है, और ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। क्या हो गया? संधि विच्छेद कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये है हमारी संधि के दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, और जो संधि युक्त शब्द है उसके अलग अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, ये संधि की परिभाषा हुई हमारी। अब आते हैं हमारे संधि के भेद। ठीक है, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा स्वर संधि। अब देखिए स्वर क्या होते हैं, एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है हमारा दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है हमारा बड़ा। ठीक है, अब छोटे स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। ठीक है, और बड़े स्वर होते हैं हमारे यहाँ पर आ, ई, उ, ये री बड़ी वाली भी होता है, फिर ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं और ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इन स्वरों को मेरे लिखने का तात्पर्य यह है कि जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो किस स्वर का किस स्वर से मेल होने पर क्या बन जाता है। कभी कभी ह्रस्व का दीर्घ बन जाता है, कभी दीर्घ का दीर्घ रहता है, कभी ह्रस्व दीर्घ का दीर्घ बन जाता है, कभी दीर्घ ह्रस्व का दीर्घ बन जाता है, कभी अ ई मिल के गुण हो गया, कभी वृद्धि हो गई, कभी यण बन गया, ए और ई मिलके कभी य बन गया, कभी व बन गया। तो इसके लिए हमें इन वर्णों का ज्ञान तो आवश्यक है। जब तक हम इन वर्णों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम संधि कैसे कर सकते? कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब आते हैं हमारे व्यंजन। अब व्यंजन देखिए कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श होते हैं, अंतःस्थ होते हैं और उष्मीय होते हैं। ठीक है, स्पर्श हमारे 25 होते हैं जिसमें वर्ग होते हैं। क वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन वर्गों में 5 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अंग हम यहाँ लिख सकते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये सब हलंत युक्त होते हैं। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये हमारे सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब उसके बाद आते हैं हमारे अंतःस्थ। अंतःस्थ में देखिए केवल 4 व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। उसके बाद आते हैं हमारे ऊष्मीय। ऊष्मीय भी हमारे सिर्फ 4 ही होते हैं, ये श, स और ह। इस प्रकार से ये पूरी है हमारी व्यंजन माला। इस व्यंजन माला का अगर हमें ज्ञान है तभी हम व्यंजन संधि कर सकते हैं, अन्यथा हमारी संधि गलत हो जाएगी क्योंकि हमें व्यंजन का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। कैसे नहीं है कि क वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा है? घ। हमें क वर्ग आता ही नहीं है तो हम इसका 5वां अक्षर कैसे बताएंगे?
ट वर्ग का दूसरा अक्षर है वो कौन सा है? वर्ण। ठ हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे, इसलिए हमें ये वर्णमाला सीखनी बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर का आता है हमारा विसर्ग, और विसर्ग का चिन्ह ये होते हैं जो 2 डॉट लगते हैं, और इसे बोलते हैं हम ह से उच्चारित करते हैं, ह। ठीक है, ये वाला उच्चारण होता है। विसर्ग एक ही तरह का होता है, ये 2 डॉट लगे रहते हैं। तो स्वर संधि हमारे स्वर होते हैं 2 प्रकार के, रस्व दीर्घ। रस्व मैंने यहाँ लिख दिए है, दीर्घ यहाँ लिख दिए है। ये व्यंजन माला है हमारी, और ये सारे विसर्ग आ गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम स्वर संधि की तरफ कि स्वर संधि क्या है। देखिए, जब स्वर आपस में मिलते हैं और फिर परिवर्तन होता है तो वे स्वर संधि कहलाते हैं, और व्यंजन संधि में थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब दो या एक जैसे स्वर यानी कि सवर्ण या सजातीय आसपास होने से आपस में मिलते हैं तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, तो दीर्घ का हो गया। हम बोल सकते हैं कि दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, 2 स्वरों के स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, हमने यहां लिखा विद्या, रवि प्लस इंद्र लिखते हैं यहाँ हम, या भानु प्लस उदय लिखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, इन तीनों में स्वर का मेल हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पर हमारा आ है और यहाँ हमारा आ है, इन आ और आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, तो ये हमारा हो गया विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ आ गई हमारी छोटी ई रवि में, और इंद्र में छोटी ई आई है, छोटी ई छोटी मिलके बड़ी ई बन गई, ये हो गया हमारा रविंद्र। ठीक है, अब भानु में हमारा आ गया नू, और उदय में आ गया ऊ, ये दोनों ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गए, भानुदय। ठीक है, तो स्वरों का मेल हो रहा है, जहां 2 स्वरों का मेल होता है और फिर वो मेल होने पे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर है यण संधि, और फिर है हमारी अयादि संधि। अब दीर्घ संधि में दीर्घ का मतलब क्या है? यहाँ हमने क्या बताया था? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ संधि में सजातीय वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? सजातीय वर्ण। अब सजातीय वर्ण का मतलब होता है एक जाति के 1 से 2 वर्ण ज्यादा हो। ठीक है, एक ही जाति के होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, जैसे हमने अ लिया और अ का सजातीय वर्ण क्या हो गया? आ। छोटी ई लिया, इसका सजातीय हो गया बड़ी ई। छोटा ऊ लिया, इसका सजातीय वर्ण हो गया बड़ा ऊ। ठीक है, हमने री से ऋषि लिया और इसका सजातीय वर्ण हो गया बड़ी री। जब हम संधि और संधि विच्छेद करेंगे, जब पता लगेगा हमें कि बड़ी री के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से बनते हैं और किन में परिवर्तन आता है। तो जब देखिए कि ये जो सजातीय वर्ण है, ये जब आपस में मिलेंगे, चाहे दोनों अस्वर मिलते हो, ठीक है, रस्व स्वर बताए मैंने, दीर्घ स्वर बताए, चाहे दोनों रस्व स्वर मिलते हो या चाहे दोनों दीर्घ बनते हो या एक रस्व होता हो या एक दीर्घ होता है, इसका जो उत्तर मिलके आएगा वो इनका दीर्घ रूप ही आएगा। अगर हम इनको प्लस करते हैं, ये बड़ी ई ही आएगा, ये बड़ा ऊ आएगा और ये बड़ी री ही आएगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं गुण। ठीक है, गुण संधि क्या होता है कि उसमें किसी विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। ठीक है, अ और ई मिलके ए बन गया, यानी कि कुछ और हो गया, सजाति नहीं। ये तीनों देखिए, तीनों स्वर अलग अलग है, अ ई ए, यानी अ और ई मिलके ए बन गया, अ प्लस उ, ये हमारा ओ हो गया। तो गुण में क्या होता है? ए और ओ, इनके
शब्द बनते हैं, यानी कि शब्द के बीचों बीच अगर ए की मात्रा आती है ये वाली और ये ओ की मात्रा आती है तो वे गुण संधि के अंतर्गत कहे जाते हैं। अब वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। मान लीजिए एक मात्रा है, अब हमने किसी में इसको किसी स्वर से जोड़ा और ये दो मात्रा बन गई, तो ये कौन सी हो गई हमारी वृद्धि। मान लीजिए ओ की मात्रा है, अब हमने किसी स्वर को जोड़ा उसके अंदर और ये हो गई हमारी औरत की मात्रा हो गई, तो ये क्या हो गई हमारी वृद्धि। ठीक है, ये वृद्धि हो गई है। अब आता है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, एको यणची, इको यणची बोलते हैं इसे, यानी कि ई य बन जाता है और उ व बन जाता है। अगर ई की मात्रा है तो वह य बन जाएगा और उ की मात्रा है तो वह बन जाएगा। अब अयादि संधि में क्या होता है कि अय, य और व के शब्द आते हैं, अय से आय और अव से आव, इस प्रकार के शब्द इसमें आएंगे। ये चिन्ह है, इस तरह के इसमें चिन्ह आएंगे, हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है। अब आती है हमारी सबसे पहले दीर्घ संधि। जब दो स्वरों का मेल करवाया जाता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्वर संधि कहा जाता है। हम यह एक परिभाषा लिख सकते हैं कि शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच यदि आ, ई, उ की मात्रा हो तो वहां दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ संधि के नियम होते हैं, सजाति वर्ण नियम होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ उनके नियम क्या होते हैं। यदि अ या आ प्लस आ या अ हो तो इनका रूप आ ही बन के आएगा। यदि ई या बड़ी ई हो प्लस बड़ी ई, और यदि ऊ हो और इसके साथ बड़ा ऊ हो, चाहे ये बड़ा ऊ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो, यहाँ बड़ा ऊ ही बनकर आएगा। कहने का मतलब यह है कि छोटे स्वर या बड़े स्वर या दोनों छोटे स्वर या दोनों बड़े स्वर कोई भी मिलते हो, जो उत्तर आएगा हमारा, जो रूप बन के आएगा वो बड़े स्वर में आएगा, यानी कि आ आएगा, बड़ी ई आएगा और बड़ा ऊ आएगा। लेकिन सजाति वर्ण होने चाहिए। कैसे सजाति वर्ण होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा कवि और प्लस ईश। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या निकला, छोटी ई और यहाँ निकला बड़ी ई। अब यहाँ पर छोटी ई है तो अगर यहाँ आ आया है तो ये फिर दीर्घ संधि में नहीं आएगा, ये गुण संधि में हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों सजाति है, दोनों एक जैसे है, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो यहाँ आएगा कविश। हम इस व में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे और ये कविश बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ लगाएंगे लघु प्लस उर्मी, तो हमारी जो मात्रा हो जाएगी, देखिए ये भी छोटा ऊ और ये भी छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलके क्या हुआ, बड़ा ऊ, तो हम यहाँ लगाएंगे लघुर्मी, लघुर्मी। इस प्रकार के यहाँ पर शब्द बनेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है अ प्लस आ होता है, यानी धर्म और अर्थ धर्मार्थ हो गया। क्यों, क्योंकि इस म में आ की मात्रा अ और अ, यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ है, ये अ और अ मिलके आ हो गया। ठीक है, अ और आ मिलके भी आ बनता है। अ यहाँ पर अ है हिम में और ये आ हो गया, अ और आ मिलके आ होता है, ये हिमालय हो गया। आ और अ विद्या और अर्थी, ये है यहाँ पर आ, ये है यहाँ पर अ, विद्या प्लस अर्थी क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया। आ और आ यानी विद्या और आलय, ये हो गया हमारा विद्यालय। ये है हमारी दीर्घ संधि, जिसमें जब परिवर्तन होता है, वर्णों का जब मेल होता है और मेल के बाद जब परिवर्तन होता है तो दीर्घ रूप आना चाहिए। दीर्घ रूप में अ, ई, उ और री, ये वाले शब्द इसमें आते हैं। इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ इनका कोई यहाँ पर रूप नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम गुण संधि। ठीक है, गुण संधि क्या है, जब अ या आ के बाद ई या उ आए या फिर री आए तो दोनों के मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। क्या हो जाएगा, ए और
ओ या अर हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पर नियम बनाए, आ के बाद में ई आता है तो ए हो जाता है। कैसे, हम यहाँ लिखते हैं महाधन ईश, अब ये आ है और ये ई है, आ और ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो हमारा जो रूप बनकर आएगा यहाँ देखिए, म और ह हमने लिखा, आ और ई मिलके क्या बन गया, ए। हम इस ह में ए की मात्रा लगाएंगे और ये श लिख देंगे, इस ये जो श बचा है तो क्या बन गया, महेश बन गया। ठीक है, अब आता है अ और आ, इसके बाद में उ और बड़ा उ आता है तो हमारा ओ रूप बनकर आएगा। कैसे आएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा वन प्लस उत्सव। ठीक है, यहाँ क्या है, अ की मात्रा इस न में और यहाँ क्या है हमारा उ, दो स्वर हो गए, अ और उ मिलके क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे व, और ये हमारा न आधा बचा है क्योंकि इसमें से हमने अ यहाँ ले लिया है। अब आ गया उ और अ मिलके ओ बना था, इसलिए हम यहाँ पर ओ की मात्रा लगाएंगे, बाकी हम सारा ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये हो जाएगा उत्सव, वनोत्सव। क्या बन गया, ये वनोत्सव शब्द बन गया है। ऐसे ही हम एक और शब्द यहाँ लिख सकते हैं, महा प्लस उत्सव, ये बन गया हमारा महोत्सव। ठीक है, ये बन गया हमारा महोत्सव बन गया है। अब देखिए अ और री होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब हमने यहाँ क्या लिया, देव से अ ले लिया और ऋषि से हमने री ले लिया, अ और री मिलके दोनों क्या बन जाएंगे, अर। अभी जो अर की मात्रा होती है रेफ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, रेफ की मात्रा। देखिए जो मात्रा है र की, हमने जैसे यहाँ क लिखा, तीन प्रकार के हम मात्रा लिखेंगे। एक र तो ऐसा होता है, एक र ऐसा होता है, एक र ऐसा होता है। ये तो होती है हमारी रेफ की मात्रा, ये होती है र पदेन की मात्रा और ये होती है र ऋषि की मात्रा। ठीक है, ये तीनों अलग अलग मात्रा होती है। जो क के ऊपर लगती है वो रेफ की मात्रा होती है, जो क के नीचे लगती है वो र पदेन की मात्रा होती है, और जो क में इस तरह से घुमा के लिखी जाती है वो ऋषि की मात्रा होती है। तो हमारी जो ऋषि की मात्रा है वो रेफ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा शब्द बनकर आएगा देव, हम ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ हम शी लिखेंगे। ठीक है, और जो ऋषि की मात्रा है वो हम यहाँ लगाएंगे, देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवर्षि। ठीक है, अर आ गया ना, और उच्चारित हो रहा है देवर्षि। ठीक है, अब आता है हमारा अ प्लस ई ए। ठीक है, तो अ प्लस ई ए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, भाव प्लस ईश। ठीक है, भाव प्लस ईश हो गया हमारा यहाँ शब्द एक। ठीक है, ये क्या है हमारा अ और ई मिलके ए बन गया, ये शब्द मिलके आया हमारा भावेश। ठीक है, क्या बना, भावेश। यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से हम और भी शब्द बना सकते हैं, अ उ ओ हो जाएगा। जैसे हम लगाते हैं वन प्लस उत्सव, वनोत्सव हो गया। ठीक है, और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, अ भावेश है, महेश है, महेंद्र है, इस प्रकार से ए सहोदर है। ठीक है, जितने भी शब्द आते हैं वो गुण संधि में हो जाएगा क्योंकि इसका गुण बन जाता है। ये अ और ई मिलके इसका गुण हो जाता है और ए बन जाता है, अ और उ मिलके गुण हो जाता है, ये ओ बन जाता है। इसलिए ये सारे रूप बदल जाते हैं, यानी इनमें परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि वन और उत्सव में हमने अ और उ का जब मेल किया तो इनमें क्या परिवर्तन हो गया, ओ की मात्रा लग गई। तो परिवर्तन क्या हो गया हमारा, ये संधि हो गई है। तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, हमारी गुण संधि कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारी वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि क्या है, अ या आ के उपरांत यानी कि बाद में। उपरांत का मतलब क्या होता है, बाद में। यदि ए या ऐ है या फिर ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए औ हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाती है। देखिए ये लिखा हुआ है एक प्लस एक, यानी कि अ ए अ आई, आ ए आ ओ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। क में से हमने अ लिया और यहाँ से ए ले लिया, अ और ए मिलके क्या बन गया, ऐ। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया था, ए लिखा, क लिखा, क में हमने ऐ की मात्रा लगाई है, ये मात्रा लगाएंगे
और ये क लिख देंगे, ये हो गया एक एक। इसी प्रकार से ये हो गया अ और ये हो गया ए, ये हो गया मतैक्य। अ और ए वृद्धि हो गई, मात्रा में वृद्धि हो रही है, एक मात्रा लगी हुई थी, ये एक मात्रा का रूप है ए वाला। इस ए को एक मात्रा लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस ए को इसमें लिखते हैं, लेकिन अब हमें इसमें लिखनी है तो इसका क्या रूप होगा, ये होगा, दो मात्रा लग गई। इसी प्रकार से सदा प्लस एव सदैव हो गया। इसी प्रकार से महा प्लस ओज महोज हो गया, क्योंकि ओ आ गया, ये महोज हो गया। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं और एक और लिख सकते, 1 प्लस औषधि। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी अ प्लस ओ औ हो जाएगा, और औ का जो रूप बनकर आएगा वनौषधि शब्द निकलकर आएगा। तो ये है हमारी वृद्धि संधि, जिसमें मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ए का ऐ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। ठीक है, अ और आ के साथ यदि जुड़ते हैं तो। अब आता है हमारा यण संधि। ठीक है, यण में मैंने आपको बताया कि आधा य और आधा व होता है, इसके बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच यदि य और व आता है तो वह क्या होता है, यण संधि के अंतर्गत आता है। ई उ या री के बाद, उपरांत का मतलब मैंने आपको बताया बाद में। ठीक है, यदि कोई असमान विजातीय स्वर आए, कोई भी स्वर आ सकता है असमान विजातीय स्वर, ठीक है, जो सजाती नहीं हो, ई के स्थान पर तो य हो जाएगा और उ के स्थान पर आधा व हो जाता है, और री के स्थान पर यह आधा र हो जाता है। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर हमारा ई है और ये अ है, ये भी ई है, ये आ है, ये ई है और ये ऊ है, ये ई है और ये ऊ है। देखिए अब क्या बना, ई और ई मिलके क्या, ई और अ मिलके क्या बन गया, य बन गया। हमने इसको यद्यपि कैसे बनाया है, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सभी के लिए। य लिखा हमने, ठीक है, और हमने पी लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो ई है वो आधा य बन गया। ठीक है, और ये जो अ है वो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। तो यदि आया है, ये जो हमने आधा द लिखा, ठीक है, आधा द लिखने के बाद में क्या करा, ई क्या बन गया, य बन गया। हम इसे य लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आधा य बना था, हम इसे पूरा कन्वर्ट करेंगे ना तो ये इस प्रकार से शब्द बनेगा, य आधा द आधा य और अ और पी, इस प्रकार से शब्द बनेगा ये पूरा। लेकिन जब हम इसे जोड़ देंगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, यद्यपि, क्योंकि उसमें आधे द और पूरे य का स्वर आना चाहिए जब हम उच्चारित करते हैं। यद्यपि, हम देखिए यद्यपि नहीं बोल सकते हैं, यद्यपि, क्योंकि यद आधा द और पूरा य और फिर पी, इस प्रकार से ये शब्द बनेगा पूरा। ठीक है, अब आता है इति प्लस आदि। तो इति में देखिए हमने क्या करा, ई लिखा और फिर आधा त लगा दिया, क्योंकि त में से छोटी ई की मात्रा हमने यहाँ ले ली। जैसे ही हमने मात्रा यहाँ ली, ये ई क्या बन गया, आधा य बन गया। अब इस आधे य में हम आ की मात्रा को जोड़ देंगे और ये द बना देंगे, ये हो गया हमारा इत्यादि। इसी प्रकार से प्रति प्लस उत्तर। अब हम प्रति तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है, प्र और आधा त लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ई की मात्रा ले ली। अब ई किस में कन्वर्ट होगा, आधे य में कन्वर्ट होगा, और ऊ की मात्रा लगा देंगे, ये ऊ, और ये हो गया प्रत्युत्तर। ठीक है, अब आता है नी प्लस उन। तो नी में से हमने ई ले लिया, नी में से हमने ई ले लिया, और ई क्या बन गया हमारा, आधा य, ये हमारा आधा य बन गया। अब ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा लगाई और ये ना लगाया, ये हो गया हमारा न्यून। वैसे देखा जाए तो सबसे इजी यण संधि होती है, लेकिन सबसे कठिन भी बच्चों को यण संधि ही लगती है। ठीक है, इस नियम से अगर आप यण संधि करते हैं, ई होए तो वह य बन जाएगा और ऊ है तो वह व बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो ये समझ में आ जाएगी। अब हम ऊ का लेते हैं। ठीक है, ऊ का कैसे लेते हैं हम, जैसे सु प्लस आगत। अब सु में से हमने ऊ हटा दिया, अब यहाँ बच गया हमारा आधा स। अब ये जो ऊ है ये क्या बन गया, बन गया हमारा आधा व, हम आधा व लिख देंगे। ठीक है, अब आधे व में हम आ की मात्रा लगाएंगे, ग
ये हो गया स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, ठीक है, क्योंकि ऊ की मात्रा क्या बन गई, व बन गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम हमारे अयादी संधि, जो हमारी 5 नंबर की संधि है। जब ए, आई, ओ या औ के बाद इनमें से अलग कोई अन्य स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इस प्रकार अयादी संधि होती है, ठीक है। ए का अय हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर ए की मात्रा है तो अय, तो यहाँ आय हो जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि ए छोटी है, ए यानी कि लघु स्वर आ गया इसके अंदर, ए की मात्रा है तो अ हो गया और डबल मात्रा वाला है वो आय हो गया। इसी प्रकार से यदि ओ है तो यह अव हो जाएगा और डबल मात्रा वाला आता है, औ आता है, तो यह आव हो जाएगा, ठीक है। अब हम यदि इसके शब्द बनाते हैं, ये इस प्रकार से बन जाएंगे, ए आई हो जाएगा आय और अय, अय हो जाएगा यहाँ पर, और ए ई आता है तो आई, ओ अ आता है तो अव, और औ ई आता है तो अभी, ठीक है, और ये औ अ आता है तो आव, औ ऊ आता है तो आऊ, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले ए आय का बनाते हैं। हमने यहाँ लिखाया ने प्लस अन, ठीक है, तो ने आधा न लिख लेते हैं। ए यहाँ से हमने ए लिया, यहाँ से हमने अ लिया, ए और अ मिलके क्या, ये ए क्या बन गया हमारा, अय हो गया, तो अ की मात्रा और य लिखा और फिर हमने लिखा यहाँ नयन, ठीक है। इसी तरह से हम अगर लिखते हैं नई, नई प्लस अन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अक, नई प्लस अक, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा नायक। अब हम लिखते हैं अव वाले, तो पो प्लस अन, ये बन जाएगा हमारा पवन, और पाऊ प्लस अक, ये हो जाएगा हमारा पावक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पावक बन जाएगा। इस प्रकार से ये नयन, शयन, भवन, है ना, पावक, नाविक, भावुक, अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो ये सारे अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ए का आय और ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव अगर शब्द आते हैं तो वो सारे अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये था आज हमारा 12th क्लास की हिंदी का प्रथम टॉपिक, हमने लिया है संधि। उसमें संधि का पूरा परिचय समझा हमने और इसके भेद समझे। भेद में हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग पढ़े और इन तीनों भेद में से हमने आज पूरी स्वर संधि कंप्लीट कर ली है, जिसके 5 भेद हमने पढ़े हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।